लगता है कि इसमें सस्टेन कर रहा है महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा सस्टेन करेगा और लड़ाई बिल्कुल बराबर की रहेगी? बिल्कुल लड़ाई बराबर की रहेगी। और उसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर वोट की अपील नहीं करेगी। अगर ये सारी चीजें थी, आप ये सारी चीजें थी, क्या कांग्रेस के राज में करप्शन नहीं था? आपको अगर ये सारी चीजें थी 2014 से लेकर 2019 आगे 2 बार लगातार क्यों मोदी सरकार जीत रही है? मैं एक्चुअली हवा में बात नहीं करूंगी क्योंकि नॉर्मली लोग हवा में बात करते हैं, लेकिन मैं अगर बात करूंगी तो ऑन रिकॉर्ड या ऑन डाटा बात करूंगी। अगर आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देखते हैं तो पर डे 276 लड़कियां और 1064 फीमेल्स गायब कर दी जाती हैं और उनमें से 87 फीमेल्स के साथ रेप होता है और जिनमें से भी ना 40% बच्चियां होती हैं, नाबालिग बच्चियां होती हैं। एंड उसके बाद में ना 99% उनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जब एफआईआर दर्ज नहीं होती तो नॉर्मल सी बात है कि पब्लिक के बीच वो मैसेज जाता ही नहीं है। 1% जिन केसों में एफआईआर होती है, अगर उस 1% को हम नंबर में कैलकुलेट करते हैं तो 58 लाख बैठता है। तब आप मुझे बताइए कि आप कहाँ फीमेल सुरक्षित है? अगर आप लोग कहते हैं कि हमने राशन की व्यवस्था की है, तो राशन में भी थोड़ा सा इंडेक्स में अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2022 हमने 2023 में 5.6 बढ़ोतरी की है। और यहाँ तक कि विदेशी जो बैंक्स हैं, एक्चुअली मैं पर्टिकुलर, मुझे नाम मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, अगर हम उसमें देखते हैं तो देखिए उनका ये कहना है कि अगर प्रति व्यक्ति $2 खर्च करता है तो हम उस देश को ये कह सकते हैं कि इनका बढ़िया मतलब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया की बात करेंगे और खासकर यूपी की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी घर में ना जब एक इंसान सब्जी खरीदने जाता है तो वो सोचता है कि सब्जी इतनी महंगी है, मैं अपने बच्चों के लिए सब्जी भी कैसे खरीदूं। तो आपको लगता है कि इसमें सस्टेन कर रहा है महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा सस्टेन करेगा और लड़ाई बराबर की रहेगी? बिल्कुल लड़ाई बराबर की रहेगी। और मैं ये कहती हूँ कि पिछले 10 सालों में कोई भी नई यूनिवर्सिटी लागू नहीं हुई, कभी किसी भी कॉलेज में सीट नहीं बढ़ाई गई। योगी सरकार जो है ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अब योगी सरकार अपने बड़े बड़े मंचों पे खड़े होके ये बोलती है कि आप ना राम मंदिर के नाम पे वोट दीजिए। मैं कहती हूँ कब राम मंदिर के नाम पे वोट दीजिए? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सरकार चाहे किसी की भी होती, राम मंदिर तो बनता ही बनता। तब आप उस चीज को, पर्टिकुलर पॉइंट को क्यों उठाते हैं? जब आप विदेशों में जाते हैं तब आप बोलते हैं आई एम फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा, तब आप नहीं बोलते आई एम फ्रॉम लैंड ऑफ राम, ठीक है? तो आप वहां जाके बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। और यहाँ की पब्लिक को जब आप पढ़ने लिखने नहीं देते, उनकी रोटी रोजगार छीन लेते हैं, तब आपको पता है कि पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं है, तब आप उनको बोलेंगे कि राम मंदिर के नाम पे वोट दो। जबकि हिंदुत्व जजमेंट 1995 का आया, उसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर वोट की अपील नहीं करेगी। अभी इलेक्शन कमीशन का फर्स्ट टाइम पूरे भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रेजेंट पीएम को नोटिस आया है इलेक्शन कमीशन का। तब आप खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉल्यूशन कर रहे हैं। सेकंड चीज, वो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में कहां से हो गया? ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ। हमारे देश में प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक मुस्लिम थे, ठीक है? उन्होंने हमारे देश को परमाणु संपन्न बनाया, ये तो सभी जानते हैं ना। अब परमाणु तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, इस तरह के मुसलमानों किसी को ऑब्जेक्शन? 1 मिनट सर, सुन लीजिए, ठीक है? नासा ने उनको ऑफर किया था कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको नासा का हेड बना देंगे। वो भी एक मुसलमान थे ना, उन्होंने डायरेक्ट उस ऑफर को ठुकरा दिया और उन्होंने हमारे देश को परमाणु संपन्न बनाया। वो एक मुसलमान थे। जब मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में बराबर से साथ दिया, तब हिंदू मुस्लिम कहां से खतरे में आने लगे? आप तो इस तरीके की बात करके बड़े बड़े मंचों से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वाना चाहते हो। ये तो कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए इलेक्शन का। तो मैं कहती हूँ कि मुद्दा 400 पार का नारा दे रहे हैं ये, हाँ बिल्कुल। और देखिए एक चीज और मैं बताती हूँ, बेरोजगारी पे, एजुकेशन पे ये लोग बात नहीं करेंगे, महंगाई पे ये लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन ये हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे और राम
राम मंदिर पे बात करेंगे। और रही बात इसकी, मैं तो ये कहती हूँ मोदी जी एक देश की बेटी होने के नाते मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपकी एज बहुत हो गई है, आप ये कहते हैं कि मोदी जी 18 घंटे वर्क करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी कि 18 घंटे वर्क करने पे अब तो आपको रेस्ट करना चाहिए। तो मेरी ये अपील है कि इस बार मोदी पार, मेरा ये मानना है कि मोदी जी जाएंगे तभी हमारे देश का कुछ हो सकता है। और रही बात इसकी, जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक टाइम वो था 1991 में हमारे देश के पास सिर्फ 15 दिन का राशन पानी का पैसा बचा हुआ था। 15 दिन बाद हम विदेशों से कोई भी ऑयल परचेज नहीं कर सकते थे, कुछ और नहीं कर सकते थे। तब सिर्फ मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है, उन्होंने हमारे देश का सोना गिरवी रखा और उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से संभाला। सोचिए, अगर एक व्यक्ति भी हो, नॉर्मल पर्सन है, और उसके घर में ना अगर 15 दिन का राशन पानी बचा हो तो वो इतना टेंशन में चला जाएगा कि मैं आखिर 15 दिन के बाद करूंगा क्या। और वही स्थिति हमारे देश की होने वाली थी लाइफ में, मतलब पूरे आजादी के बाद पहली बार ऐसा होता कि हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती, अगर ऐसा होता तो। लेकिन ये बताइए कि अगर ये सारी चीजें थी, आप ये सारी चीजें थी, क्या कांग्रेस के राज में करप्शन नहीं था? आपको अगर ये सारी चीजें थी 2014 से लेकर 2019 आगे 2 बार लगातार क्यों मोदी सरकार जीत रही है? सर 1 मिनट, करप्शन तो देखिए हर सरकार करती है, बस फर्क ये है कि करप्शन खुलता नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करप्शन खुला ना, किसने कितना करप्शन किया, खुला। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखिए, जब मनमोहन सिंह ने 2014 में सत्ता जब सौंपी थी ना बीजेपी को, तब हम अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे विश्व में 3rd नंबर पे थे। मतलब बहुत अच्छा आंकड़ा था। कहाँ हम मरने वाले थे भूखमरी के कारण, हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी। और जब उन्होंने 2014 में सत्ता सौंपी तब हम 3रे नंबर पे थे। और आज अगर हम अर्थव्यवस्था के मामले में खुद को देखते हैं तो आज हम 5वें नंबर पे हैं। मोदी जी ऐसा कैसे हो गया, बताइए कैसे हो गया? ये विदेश नीति है, ये कोई बताएगा ही नहीं। अच्छा, वो तो ये भी कहते हैं कि मेक इन इंडिया को हमने बहुत बड़ा कर दिया। मेक इन इंडिया के तहत विदेशी जो हथियार जब इंडिया में बन रहे हैं, एप्पल जो है इंडिया में बन रहा है, इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है ना, अब क्योंकि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी, उनका बस ये है कि वो बोलना कुछ नहीं चाहेंगे और वो कभी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कभी विदेश नीति की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो कहीं पे भी किसी भी मैटर में खरे नहीं उतरते हैं। पब्लिक ये चाहती है कि मोदी जी आप हमारे देश से चले जाइए, आप किसी ऐसे इंसान को आने दीजिए जो पब्लिक की, और मैं कहती हूँ कि अब देश ना नौजवानों का है, यूथ का है, तो यूथ आना चाहिए। जब यूथ आएगा, आप मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट, आप मुझे एक बात बताइए, हम किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाते हैं, एक इंसान अकॉर्डिंग टू मी 18 ईयर्स के बाद में उस सेक्टर में वर्क करता है। यानी कि मेरा मानना यह है कि 28 या 21 के बाद एक इंसान सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाता है और वो 65 ईयर्स तक काम करता है। जो इंसान इतनी साल काम करने के बाद उस सेक्टर में, आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत परफेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो इंसान इतने साल तक उसमें एक सेक्टर में वर्क करता है, हर कोई मानता है कि 65 के बाद में वो उस सेक्टर में काम करने के लायक नहीं रहता और उसको रिटायर कर दिया जाता है। तो फिर पॉलिटिक्स में 60 के बाहर वाले लोग कैसे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं? आप बताइए मुझे, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? जिस तरीके से सरकारी नौकरी वाले 65 के पास रिटायर होते हैं, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी 65 वालों के उसको क्रॉस करने वालों क्या होने वाला है? जब खत्म करते हैं 2024 में क्या होने वाला है? जनता रिटायर कर रही है या आगे बढ़ा रही है? अब देखिए, 100 बात की एक बात, अगर आप लोग ये बोलेंगे कि मोदी जी आएंगे तो जाहिर सी बात है उसका भुगतान आप ही भुगतेंगे, मैं नहीं भुगतूंगी, ठीक है। जो इंसान ने संविधान की शपथ ली थी, हम सभी जानते हैं कि जब कोई पीएम बनता है तो संविधान की शपथ लेता है। संविधान की शपथ में सीधे सीधे बोला जाता है कि मैं देश, और संविधान में लिखा भी है कि जनता की जवाबदेही सरकार, आप उसी सरकार को, जनता की जो जवाबदेही सरकार है, सरकार में आने के बाद, कुर्सी पे बैठने के बाद आप उसी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, आप चाहते हैं कि अगर संविधान रहेगा तो मेरे बाद किसी और को मौका मिलेगा, कोई और पावर में आएगा,
तो इसलिए आप इस इलेक्शन को खत्म करना चाहते हो तो प्लीज मोदी जी हमारे देश से जाइए। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।